हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट जनरेट होता है। तो क्यों हीट जनरेट होता है पहले वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है और जब कंडक्टर जो है उसका एटम्स भी होगा, ये मान लो एटम्स है। ठीक है, अब इसमें हम लगाते हैं सेल लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो जो सेल लगाओगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा तो जो एटम्स है कंडक्टर के उससे इनका कोलिजन होगा। जब ये कोलिजन होगा, ये कोलिजन ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। मीन्स ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो करंट के फ्लो को जो अपोज करता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो जब ये कोलिजन होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा उसी के चलते क्या होता है, हीट जनरेट होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, जब मूव कर रहा है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। आपने 9th में पढ़ा होगा, जो बॉडी मूव करती है उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और वो जब एटम से कोलिजन होगा उसका एटम के साथ तो हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का था वो चेंज हो जाएगा हीट एनर्जी में। जो ये पहले इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यही होता है जब करंट फ्लो होता है, तो इसलिए हीट जनरेट होता है। तो आपने क्या देखा कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, रो एल बाई ए। रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल लेंथ और ए एरिया। तो क्या होगा, जो हीट होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा कब इंक्रीज होगा, जब रो मटेरियल का रेसिस्टिविटी हाई हो, लेंथ ज़्यादा हो और एरिया कम हो। तो ये सारे फैक्टर पे आर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, लेंथ और एरिया। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रखने के लिए रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल भी हाई होना चाहिए और लेंथ भी हाई होना चाहिए, लेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए और उसका एरिया कम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपने जब देखा होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा करना रहता है, लेंथ ज़्यादा का, मान लो कोई भी हीटिंग कंडक्टर, जैसे आपने देखा कोई हीटर देखोगे तो उसमें क्या होता है, कॉइल के रूप में ऐसे जो वायर होता है वैसे कॉइल के रूप में घुमा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा करना होता है। अगर ऐसे आप सिंपल वायर का लेंथ ऐसे स्टेट इंक्रीज करोगे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा डिवाइस, इसलिए उसको कॉइल के रूप में ऐसे बेंड करके लगाते हैं, क्योंकि वो लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा और डिवाइस का एरिया भी छोटा हो और इसका जो वायर का थिकनेस होता है वो कम होता है, क्योंकि उसका एरिया कम करने के लिए। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि जो कंडक्टर में जो हीट जनरेट होता है वो क्यों जनरेट होता है, जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है उसके कारण हीट जनरेट होता है कोई भी कंडक्टर में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हीट, तो आपने कंसेप्ट समझ लिया क्यों हीट होता है कोई भी कंडक्टर और डिवाइस, बट उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप कैसे उसका फॉर्मूला निकालोगे, ऐसे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा तो आप रट लोगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या, हीट क्या है, हीट क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी क्या है, एनर्जी आपने, एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, और आप ये चैप्टर में वर्क एक जगह पढ़े होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क आप पढ़े होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता था, वर्क बाई चार्ज W बाई क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं V होता है। ठीक है, तो V इक्वल टू W बाई क्यू। और यही जो वर्क हुआ वो इक्विवेलेंट किसके हुआ, इक्विवेलेंट हुआ हीट के। वर्क किसके इक्विवेलेंट हुआ, हीट के इक्विवेलेंट हुआ। तो आप यहाँ से क्या फॉर्मूला निकालोगे कि जो हीट होगा आपका, जो यहाँ से पहले आप निकालो वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, V इंटू क्यू। तो हीट का भी क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हीट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज क्यू। ठीक है, ये तो है बेसिक फॉर्मूला जहाँ से आया आपको। ठीक है, अब इसको डिराइव करेंगे तो 3 फॉर्मूला और यहाँ से निकलेगा। ठीक है,
कैसे डिराइव करेंगे देखो, इतना आपको समझ में आएगा। देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा, कैसे और 3 फॉर्मूला निकलेगा हीट का। तो आपने देखा अभी अपने क्या निकाला, हीट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। आपको पता है कि करंट I इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज बराबर क्या होगा, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। आई की चार्ज बराबर क्या होगा, करंट इंटू टाइम। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हीट इक्वल टू V और यहाँ पे I और ये T। तो ये करंट का पहला फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप ओम्स लॉ लगाओ यहाँ पे, तो हीट पे से डिनोट करते हैं। ओम्स लॉ लगाओगे, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर, V की जगह पे आप आई आर रख दो, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो ये 2 बार आई है तो आई स्क्वायर और आर टी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब तीसरा, जैसे यहाँ पे V की जगह पे आप आई आर रखे, वैसे ही I की जगह पे आप क्या रख सकते हो, V बाई आर। जैसे तीसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा, I की जगह पे क्या रखना है, V बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आर टी, ठीक है। तो एक आर से एक आर कट गया, तो V स्क्वायर बाई आर टी, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। ये 3 फॉर्मूला को याद रखना है हीट के लिए। हीट के लिए पहला फॉर्मूला क्या हुआ, V इंटू आई इंटू टी, दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आई स्क्वायर आर टी, ये आई स्क्वायर आर टी जो फॉर्मूला है, इसको ही क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को देखो कैसे डिफाइन करते हैं। ये बस फॉर्मूला को ही आपको डिफाइन करना है, वही हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो कैसे डिफाइन करोगे, इन एनी कंडक्टर, in any conductor heat is, in any conductor क्या आप डिफाइन कैसे करोगे, it heat in any conductor heat is generated, heat generated is directly proportional to square of current or directly proportional to resistance of conductor or directly proportional to time। ये हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर टी जो होता है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला जाता है। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इन एनी कंडक्टर जो हीट जनरेटेड होगा, हीट जनरेटेड इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम फॉर विच इन करंट पास, ठीक है। तो ये आ गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इसमें इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर भी सेम इससे ही निकालोगे आप। जैसे मान लो ये हुआ इलेक्ट्रिक पावर, आपका एनसीईआरटी का एक टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर से आप क्या समझो, 9th में आपने पावर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं।
तो वर्क यहाँ भी आ गया, तो वर्क किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चैप्टर में, वर्क इक्विवेलेंट है हीट के, ठीक है। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इसमें किसके इक्विवेलेंट है, हीट के। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक जो पावर होगा वो क्या होगा, हीट बाय टाइम। तो हीट का क्या फॉर्मूला था, 3 फॉर्मूला था। कौन कौन सा आपने भी पढ़ा, VIT/T हो जाएगा। एक और कौन सा पढ़ा था, I²RT/T हो जाएगा। एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, VA²/R×T। तो इसमें भी T से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकला इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये T कैंसिल, ये भी T कैंसिल, ये भी T। तो फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पावर का भी 3 फॉर्मूला आएगा, क्या क्या, VI² ठीक है, और एक और क्या है VA²/R। ये 3 फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वाट, ठीक है। और अभी इसके पहले हमने पढ़ा हीट, उसका क्या होता है, हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, हीट कैसे होता है, जूल, ठीक है। इसको J से डिनोट करते हैं और इसको W से डिनोट करते हैं, ठीक है। हीट का क्या होता है, जूल होता है, और पावर क्या होता है, वाट। पावर का एक और यूनिट होता है कमर्शियल यूनिट, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे निकालोगे। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, ये तो गैस का ऐसा यूनिट, कमर्शियल यूनिट में क्या यूज होता है, किलोवाट होता है, और एक होता है हॉर्स पावर, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट क्या होता है पावर का, एक होता है किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। और एक होता है हॉर्स पावर, जिसको HP से लिखते हैं। तो ये क्या, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। 746 वाट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका NCERT में, वो है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आप कैसे मेजर करते हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे मेजर करते हो, यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी आप कैसे मेजर करते हो। तो जैसे आपका घर का लाइट बिल जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कैसे आता है, यूनिट में आता है। जैसे 100 यूनिट आता है, जैसे 50 यूनिट, किसी घर में 50 यूनिट आता है, तो वो यूनिट में आता है बिल। बट तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का तो ऐसे यूनिट कोई फॉर्मूला नहीं होता कि 100 यूनिट में, मतलब कैसे समझा जाएगा कि 100 यूनिट क्या है, 50 यूनिट क्या है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल कैसे यूनिट होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है घर का, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे निकालोगे। तो जैसे आता है ना आपका 1 यूनिट, तो एक जैसे 100 यूनिट आता है, तो 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर। जैसे 50 यूनिट यहाँ पे घर का लाइट का बिल आया 50 यूनिट, तो 50 यूनिट मतलब क्या हुआ, 50 किलोवाट आवर हुआ, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि किलोवाट तो जैसे इलेक्ट्रिक पावर का है यूनिट, तो ये एनर्जी है, यहाँ पर जूल में आना चाहिए। तो जूल एक स्मॉलर यूनिट है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक पावर में जो इसका एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो किलोवाट आवर में लिखा जाता है। तो कैसे आता है किलोवाट आवर, एनर्जी का यूनिट आवर में कैसे आता है। जैसे आपको पता है पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर क्या होगा, पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट क्या होगा, किलोवाट, और टाइम का आवर। तो यहीं से आता है किलोवाट आवर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको किलोवाट आवर कैसे आता है एनर्जी का यूनिट। तो आपका जो भी घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। जैसे 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर। अब मान लो आपको तुमको ये किलोवाट आवर जो है उसको जूल में चेंज करना है, तो जूल में कैसे करोगे।
तो जूल में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, ऐसा ही बदलो। तो 1 किलोवाट जो आवर है उसको आपको जूल में चेंज करना है। जूल में कैसे चेंज करोगे, तो ऐसा ही में लिखो। तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 1000 लिख दो, 1000। और 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका यूनिट होता है घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है यूनिट में आता है, और 1 यूनिट होता है किसके इक्वल, 1 किलोवाट आवर के इक्वल। और किलोवाट आवर कैसे एनर्जी का यूनिट है वो भी मैंने आपको समझा दिया। और 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आता है। ठीक है, अगर आपको जूल को कैलोरी में चेंज करना हो तो कैसे करोगे, सिंपल सा है। जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.18 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4.18 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जूल से कैलोरी में चेंज हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल में आपको यूज आता है। ऐसे ये सब लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आप जान लो। एक और लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जैसे कोई कंडक्टर में हीट जनरेट होता है तो वो एक वेस्ट है, बट ये वेस्ट कहाँ नहीं है, ये इसका यूजफुल कहाँ है, कहाँ ये यूजफुल है। तो वो इसके लिए आपको एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में 3-4 एग्जांपल दिया हुआ है। ऐसे बहुत एग्जांपल है, जैसे आयरन हुआ, ओवन हुआ, तुम्हारा ये फ्यूज हो गया, ठीक है। ये सब बहुत सारे एग्जांपल है, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। तो मैं आपको बस थोड़ा समझा देता हूँ, वैसे आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, बस इस छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ पढ़ना नहीं। जैसे आयरन है, इसमें क्या होता है, अब इसको रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा। तो इसमें कौन सा मटेरियल बस यूज करेंगे, मटेरियल वो यूज करेंगे जिसका रेसिस्टिविटी हाई हो। रेसिस्टिविटी किसका हाई होता है, Ly का, मेटल से ज़्यादा रेसिस्टिविटी Ly का होता है, ठीक है। तो वही है कि जो मटेरियल वैसा यूज करेंगे जिसका रेसिस्टिविटी हाई हो, और इसमें हीटिंग इफेक्ट, जैसे करंट इसमें जब फ्लो करेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा, जैसे तुम अपने कपड़े को आयरन करते हो, प्रेस करते हो, ठीक है। ये आयरन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब मान लो ये है, मेरा ड्राइंग ज़्यादा अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। तो बल्ब में क्या होता है, ये जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन से बना, इसको W से सिंबल है इसका, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में W सिंबल है, टंगस्टन से बना होता है। और इसमें जब तुम करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो करने इसमें जो रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है तो जो आपका हीट ज़्यादा डेवलप होगा। हीट ज़्यादा डेवलप होगा मतलब क्या हुआ, हीट जितना ज़्यादा डेवलप होगा वही हीट जो होता है वो चेंज होता है, हीट एनर्जी इसमें चेंज होता है। हीट एनर्जी जो है वो इसमें चेंज होता है लाइट एनर्जी में। जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा इसमें लाइट आता है। तो इसका रेजिस्टेंस, और ये जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रखते हैं इसका, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट जनरेट होता है इसमें तो ये अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इसका तो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बना होता है, इनएक्टिव गैस बना होता है, जैसे नाइट्रोजन बना होता है और आर्गन बना होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन से दूर इनएक्टिव गैस बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो बल्ब में बस इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस बेसिक्स है उसमें डिस्कस किया हुआ है एनसीईआरटी में। और तीसरा आपको पॉइंट पढ़ा देते हैं फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तीसरा है इलेक्ट्रिक
फ्यूज। इसका पर्पस क्या है घर में लगाने का? सेफ्टी पर्पस के लिए इसको लगाया जाता है, सेफ्टी पर्पस के लिए आता है। जो भी आपका लाइन आता है घर में, ये मान लो मेन बोर्ड है, तो ये फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज के से ट्रांसफर होता है घर में। क्यों होता है भाई? तो जो भी आप मान लो बरसात के सीजन में या कोई ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी हो गया, उसके चलते आपका लाइन सडनली वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, सडनली वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, तो जिससे आपका घर में जो भी डिवाइस लगे, टीवी, कूलर, फ्रिज, जो भी ये डिवाइस ये मान लो लगे हों, ये सब खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये सब खराब ना हो इसलिए फ्यूज लगाते हैं सेफ्टी पर्पज से, कि अगर यहाँ पे जो भी लगाते हैं, यहाँ पे एक वायर लगा रहता है। ठीक है, ये वायर किससे बनाता है? कॉपर का भी वायर लगा सकते हो, पीवी भी लगा सकते हो, एल्युमिनियम भी लगा सकते हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल हो, कम हो। तो क्या होगा, जब सडनली करंट ज़्यादा आएगा तो ये क्या होगा, वायर मेल्ट हो जाएगा। जैसे वायर मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक का मतलब घर में करंट फ्लो नहीं जाएगा, घर में करंट नहीं जाएगा तो आपका जो भी डिवाइस है वो खराब होने से बच जाएगा। तो बस फ्यूज का क्या काम है, सेफ्टी पर्पस के लगाया जाता है, जिससे अगर करंट सडनली इंक्रीज हो तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाए और घर का जो भी डिवाइस है घर में वो खराब ना हो। बस यही था। अब आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।